नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो भी कोई सैलरी पर्सन है और वो लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट करता है तो आइडिया टू कैसे फाइल करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी कोई आदमी इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, एफएनओ में ट्रेडिंग करता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे कौन सा आईटीआर फाइल करना चाहिए और उसके लिए क्या क्या प्रोसेस रहती है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसको ऑडिट करवाना पड़ेगा नहीं करवाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। और अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, वो एक बार देख लीजिएगा तो लॉन्ग टर्म के लिए जो और शॉर्ट टर्म के लिए जो फंडर रहता है एकदम क्लियर हो जाएगा और बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। आईटीआर 3 फाइल करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स में लॉगिन करके 26 ES डाउनलोड कर लीजिए तो कौन सा टीडीएस कटा है वो पता चल जाएगा। और EIS का फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा जिससे आपका बैंक में कितना इंटरेस्ट आया है, कोई डिविडेंड आया, वो सब मिल जाएगा। ये हमने पुराने वीडियो में दिखाया कि कैसे करना है, वो आप एक बार देख लीजिएगा। आईटीआर 3 फाइल करने के लिए सबसे पहले हमारे उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है उसको हमें जानना पड़ेगा। सबसे पहले हम ले लेते हैं इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब है कोई भी स्टॉक एक ही दिन में बाय किया और शाम तक उसको सेल कर दिया, मतलब एक ही दिन में बाय और सेल दोनों ट्रेड रहेंगे तो उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इसे बिजनेस अकाउंट में काउंट किया जाता है और इसे स्पेकुलेटिव बिजनेस में भी काउंट किया जाता है। स्पेकुलेटिव मतलब सट्टा बाजार। अगर हम नए टैक्स रिजीम में जाएंगे तो 7 लाख तक इसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। 7 लाख के बाद इसमें फिर टैक्स स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट में आता है एफएनओ ट्रेडिंग। एफएनओ ट्रेडिंग को भी बिजनेस इनकम में काउंट किया जाता है, लेकिन इसको नॉर्मल बिजनेस की तरह काउंट किया जाता है। इसमें भी सेम टैक्स रिजीम है। अगर न्यू रिजीम में जाता है तो 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, उसके बाद टैक्स लगता है। नेक्स्ट में है टर्नओवर कैलकुलेशन। इंट्राडे, फ्यूचर, ऑप्शन सभी में अभी एक ही तरह से टर्नओवर कैलकुलेशन किया जाता है, वो हम आपको बता देते हैं कैसे कैलकुलेशन करना है। टर्नओवर के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कि एक ट्रेड में मान लो कि आपको 2000 का लॉस हुआ और दूसरे ट्रेड में मान लो आपको 3000 का प्रॉफिट हुआ, तो टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करके दोनों को प्लस में काउंट करना है। 2000 को भी प्लस में काउंट करना है, 3000 को भी प्लस में काउंट करना है। वो प्लस करेंगे तो टोटल टर्नओवर हो जाएगा 5000। तो इस तरह से टर्नओवर का कैलकुलेशन किया जाता है। इंट्राडे, एफएनओ, फ्यूचर सभी में एक ही तरह से कैलकुलेशन किया जाता है। और टर्नओवर कैलकुलेशन का यूज़ सिर्फ और सिर्फ आप ऑडिट के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है वो चेक करने के लिए किया जाता है। सभी टर्नओवर को प्लस करके टोटल टर्नओवर निकाला जाता है और फिर चेक किया जाता है। ये हम आपको आगे आईटीआर फाइल करते समय दिखाते जाएंगे कि इसका क्या क्या यूज़ रहता है। अभी हम ये इंट्राडे और एफएनओ का जो टर्नओवर है उसका कैलकुलेशन करके हम ये एक्सेल शीट में भर लेंगे। तो हमारे पास ये देखो इंट्राडे का फर्स्ट में है और नीचे एफएनओ का। इसके अंदर अलग अलग आपके पास ब्रोकर है तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके टोटल निकाल लेना है। इसकी मदद से हमें पता चलेगा कि हम टैक्स करने के लायबल है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। आपके ब्रोकर के पास से टैक्स P&L का शीट मिल जाएगा। ये देखिए, इसके अंदर ये स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग का प्रॉफिट और लॉस दिख रहा है। यहाँ पर ये कभी प्रॉफिट भी है कभी लॉस भी है, ये सभी का सम करेंगे तो हमको ये टोटल टर्नओवर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला सिंपल है। जो भी कॉलम को हमको ऐड करना है इसमें ABS फॉर्मूला लगाएंगे तो ये प्लस वाला प्लस रहेगा और माइनस वाला भी प्लस हो जाएगा। तो इसी हिसाब से हमारा टर्नओवर ऊपर निकल गया। हमने इस टोटल को सम कर लिया है तो यहाँ पर हमको ये टोटल टर्नओवर मिल गया है। आप भी इस तरह से टर्नओवर निकाल लेना। ये हमारा इंट्राडे का टर्नओवर हो गया है। इसी तरह से हम एफएनओ का भी टर्नओवर निकाल लेंगे। एफएनओ के लिए भी अलग सीट रहती है। ये देखिए, एफएनओ का सीट है। यहाँ पर हमारा जो भी कुछ बाय हुआ है और जो सेल हुआ है उसका डिफरेंस ये प्रॉफिट एंड लॉस रहता है। जो यहाँ प्रॉफिट और लॉस लिखा है उसके आगे ये लिखा है, तो इसको भी हम यही ABS फॉर्मूला लगाकर इसका भी टर्नओवर निकालेंगे। इसका टर्नओवर देखिए यहाँ पर 1308 रुपये है। ठीक है, तो इस तरह से ये टर्नओवर निकाल लेना है और हम अपने एक्सेल शीट में डाल लेंगे। अभी ये हमारी एक्सेल शीट तैयार हो गई है। इसमें हमें इंट्राडे का टर्नओवर डाल दिया है और एफएनओ का टर्नओवर डाल दिया है। इंट्राडे में बाय वैल्यू सेल वैल्यू की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हमने डाल दिया है। इसमें कितना प्रॉफिट है वो प्रॉफिट दे दिया है और एफएनओ के अंदर बाय वैल्यू सेल वैल्यू डाल दिया है और प्रॉफिट लिख लिया है। और आपका जो भी एक्सपेंस रहता है वो सब एक्सपेंसेस के अंदर हमने डाल दिया है। ये हमको आईटीआर फाइल करने के अंदर यूज़ होगा। अभी हम ये दोनों टर्नओवर को कैलकुलेट करके प्लस कर लेंगे। हमारा टर्नओवर तो देखकर ही पता चल रहा है कि बहुत ही कम है। नेक्स्ट सीट है हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ऊपर में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, नीचे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हमारा शॉर्ट टर्म में कुछ काम नहीं हुआ है, लॉन्ग टर्म में थोड़ा बहुत काम हुआ है। हमने अप स्टॉक्स में ही काम किया है तो इसका यह है। यहाँ पर हमको बाय वैल्यू, सेल वैल्यू और कितना एक्सपेंस हुआ है और कितना कैपिटल लॉस और प्रॉफिट हुआ है यही मेंशन करना रहता है। तो ये हमको हमारी जो ब्रोकर के पास से जो सीट मिलती है, सीट के अंदर क्लियरली मेंशन रहता है तो उसमें से देखकर फिल कर लेना है। ये देखिए, ये हमारी ये जो सीट है, ये सीट के अंदर इस तरह से यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है, ब्रोकरेज भी लिखा रहता है।
यहाँ से नीचे से आपको बाय वैल्यू मिल जाएगा, सेल वैल्यू मिल जाएगा, लॉस प्रॉफिट मिल जाएगा और कितना एक्सपेंस हुआ वो भी मिल जाएगा। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर STT का चार्जेस हमको नहीं मिलेगा, तो उसको बात करके ही हमको यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा भी है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट में हमारे पास आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके अंदर हमारे बैंक का जो इंटरेस्ट रहेगा, FD का इंटरेस्ट रहेगा, डिविडेंड रहेगा, ये सब का हम रिपोर्ट करेंगे। ये हमको अपने ITR में लॉगिन करेंगे तब AS का फॉर्म रहेगा, फॉर्म के अंदर से मिलेगा। फॉर्म के अंदर से देखकर ही भरना है, ये एग्जैक्ट अमाउंट मैच होना चाहिए, नहीं तो फिर आगे जाके दिक्कत होती है। ये देखिए हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरेस्ट इतना आया है और PNB का इतना आया है और हमारा जो शेयर से इंटरेस्ट डिविडेंड आया था वो डिविडेंड भी 20 रुपये आया। तो ये टोटल हमारा अदर सोर्स का इनकम हो गया, इसको यहाँ पर लिख कर रखना है। अभी नेक्स्ट में हमने जो PNL रहता है उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना रहता है, उसके लिए कैसे शीट मेंटेन करते हैं और उसके बाद में फिर बैलेंस शीट कैसे मेंटेन करते हैं वो चीज़ हमको दिखाएंगे। ITR 3 फाइल करने के लिए ये एकदम ईजी स्टेप है, लेकिन इसी के चक्कर में कई लोग ITR 3 फाइल नहीं करते हैं क्योंकि ये आता नहीं है इस चक्कर में। ठीक है, तो मैं आपको एकदम सिंपल और ईजी वे में दिखा देता हूँ। बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन करना रहता है वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। एकदम सिंपल है और इसी तरह से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट कर लेंगे। तो ट्रेडिंग हमारा 2 तरह का रहता है, F&O का रहता है और इंट्राडे का रहता है। तो ये जो यहाँ पर देख रहे हैं ये F&O का ट्रेडिंग है। F&O का ट्रेडिंग के लिए ये जो एक ब्लॉक्स है और ये दूसरा है इंट्राडे के लिए। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले यहाँ हमने परचेज़ कितने अमाउंट का किया, तो आपको शीट में से मिल जाएगा कितना अमाउंट का परचेज़ हुआ वो यहाँ पर लिखना है, और सेल कितने का किया तो ये हमको मिल जाएगा। ठीक है, अभी इसके अंदर देखिए हमारा अगर प्रॉफिट है तो इस साइड आएगा, अगर लॉस है तो इस साइड आएगा और फिर ये दोनों वैल्यू मैच हो जाएगी। तो ठीक है, ये हमारा F&O का ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। ठीक है, सेम इसी तरह हमको इंट्राडे का भी बना लेना है। तो इंट्राडे में भी सेम वैसा ही है, परचेज वैल्यू यहाँ पर दिखाना है, सेल वैल्यू यहाँ पर दिखाना है और प्रॉफिट और लॉस जो भी है वो यहाँ पर आ जाएगा। देखिए हमारे यहाँ F&O में प्रॉफिट है और इंट्राडे में लॉस है, तो प्रॉफिट यहाँ पर आएगा और लॉस यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करेगा। अब ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हमारा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब ट्रेडिंग करने के अंदर जो भी हमारे एक्सपेंसेस आएंगे वो सब हमको दिखाने हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इंट्राडे का जो लॉस रहेगा वो लॉस को यहाँ मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, और F&O का लॉस रहेगा तो यहाँ मेंटेन कर लेंगे। इंट्राडे का प्रॉफिट रहेगा तो यहाँ मेंटेन करेंगे और F&O का प्रॉफिट रहेगा तो यहाँ मेंटेन करेंगे। ठीक है, इसके बाद में ट्रेडिंग करने के समय हमें जो एक्सपेंस यूज़ होता है उसको मेंटेन करना है। ये मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगा, आपने जितना एक्चुअल एक्सपेंस किया है वही मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि कभी स्क्रूटनी आती है तो आपको इसकी रिसिप्ट देनी पड़ती है। ठीक है, और अगर आप प्रोफेशनल है तो आप उसी बैंक अकाउंट से यूज़ कीजिए ये सब चीज़ें जिससे आप ट्रेडिंग अकाउंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका कन्वेंस एक्सपेंस मतलब आप काम के चक्कर में कहीं इधर उधर गए हैं तो उसके लिए टिकट विकट बुक करते हैं तो वो चीज़ यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मतलब आपको प्रिंट निकालना है, प्रिंटर के लिए जो चाहिए वो भी आप यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। ऑफिस मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा लगता है वो भी आपको यहाँ दिखा सकते हैं। अगर आपने किसी बंदे को हायर किया तो वो यहाँ सैलरी में दिखा सकते हैं। डेप्रिसिएशन बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको अब हम छोड़ देते हैं। और फिर अदर्स के अंदर आपके जो PNL के अंदर जो आपको चार्जेस लग रहे हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर दिखा देना है। मतलब ब्रोकरेज को छोड़ के जो ब्रोकरेज वाला जो पोर्शन रहता है उसके अंदर STT को छोड़ के, मतलब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में STT को छोड़ के और बाकी सब में STT इंक्लूड करके जो भी है वो इसको यहाँ पर दिखा देंगे तो चलेगा। अभी ये देखिए यहाँ पर हमें ये टोटल नेट लॉस हुआ है, ये लॉस को हमें बैलेंस शीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ये लॉस हम बैलेंस शीट पे दिखा देंगे। तो बैलेंस शीट हम आपको बताते हैं। ये देखिए बैलेंस शीट में ये हमारा लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड ये 28 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे। अभी हम ये ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे। ओपनिंग बैलेंस के अंदर फाइनेंशियल जब स्टार्ट होता है तब बैंक में ओपनिंग में कितना अमाउंट था वो और आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कितना कैश बैलेंस था वो दोनों मिला के आप यहाँ ओपनिंग बैलेंस में डाल दीजिएगा। ठीक है, और कैपिटल इंट्रोड्यूस का मतलब आपको बीच में कभी ज़रूरत पड़ा तो आपने किसी से पैसा लिया और बैंक अकाउंट में डाला यूज़ करने के लिए, तो वो सब चीज़ें आप कैपिटल इंट्रोड्यूस में डाल सकते हैं। अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है तो यहाँ दिखाइए और किसी अदर से लिया है तो यहाँ पर दिखा दीजिए। तो ये टोटल कैपिटल आपका यहाँ पर ये मिलाकर यहाँ पर हो जाएगा। अभी यहाँ पर जब आपका फाइनेंशियल ख़त्म होगा तब लास्ट में आपके पास कितना पैसा बचा है वो यहाँ पर डालना है और बैंक का क्लोजिंग अमाउंट जो होगा वो यहाँ पर डालना है। अगर आपने शेयर वेयर में इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पर दिखा दीजिएगा, फिर देखिएगा ये अमाउंट और ये अमाउंट को मैच करवा लेना है, ये आपका लायबिलिटी बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको छोटा सा बैलेंस शीट बना लेना है। ये बैलेंस शीट बनाने के बाद फिर हम ईजिली अपना ITR प्रोसेस कर सकते हैं। एकदम सिंपल चीज़ है, इसको आसानी से बना लीजिए।
ठीक है। अभी हम ITR में लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद ऐसे ही आ जाएगा, ये अपना इन पे जाएगा। यहाँ पर फाइल नाउ में जाना है। फाइल नाउ करते ही अपना असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेना है। फिर ये ऑनलाइन पर क्लिक कर लेना है। ऑनलाइन क्लिक करते ही कंटिन्यू करना है। अगर पूरा ना भरा होगा तो यहाँ पर आएगा, हम ये न्यू में स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट न्यू पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसे ही खुल जाएगा। और इसके बाद ये इंडिविजुअल पर क्लिक कर लेना है और फिर कंटिन्यू पे जाना है। ठीक है। फिर अपना ITR फॉर्म सिलेक्ट करना है। हम ITR 3 भरेंगे तो ये ITR 3 सिलेक्ट कर लेंगे। फिर प्रोसीड विद ITR 3। ठीक है। फिर ये पॉपअप आएगा, उसको कर देना है, फिर लेट गेट स्टार्ट। इसके बाद ये हम बनना स्टार्ट कर देंगे। हम दिखा देंगे कि ये देखो इसमें अदर करके आगे जाके ये भी कर सकते हैं, लेकिन हम अदर करके कर लेंगे तो कंटिन्यू करके आगे बढ़ना है। ठीक है। फर्स्ट में ये इंट्रोडक्शन का रहेगा, जनरल इन्फॉर्मेशन, तो वो तो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है। उसके बाद इनकम सिलेक्ट करना है। इनकम में अगर आपका सैलरी है तो ये सिलेक्ट कर दो, वरना इसको रिमूव कर दो। ठीक है। इसके बाद ये कैपिटल गेन तो रहेगा ही। ठीक है। और फिर बाद में बाकी सब ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहते हैं, तो उसको सिलेक्टेड रहने देना है और सीधा कंटिन्यू कर देना है, क्योंकि बाकी के है ना ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहते हैं, उसमें कोई ज़्यादातर छेड़छाड़ करने की ज़रूरत रहती नहीं है। तो कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करके फिर स्किप विद क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है। कंटिन्यू भी कर सकते हैं, स्किप विद क्वेश्चन कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक्चुअली स्किप क्वेश्चन करेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, लास्ट में आएंगे। ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगा तो आएंगे, इसलिए इसको छोड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। पहले हम जनरल इन्फॉर्मेशन वाला पोर्शन भर दें। जनरल इन्फॉर्मेशन नॉर्मली अगर आपने पुराना भरा है तो उस हिसाब से वो रहता है, वो डाटा अपने आप फैच कर लेता है। अगर फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो आपको पूरा डिटेल भरना पड़ेगा। पुराना है तो ये सब डिटेल ऑटोमेटिक रहता है, इसमें हम ज़्यादा जाएंगे नहीं। ठीक है। फिर भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ कि ऐसा ऐसा रहता है। अभी यहाँ फाइलिंग सेक्शन में हम सिलेक्ट करेंगे 31 जुलाई के पहले का है। ठीक है। तो वो सिलेक्ट कर लेंगे और ये बिफोर वाला। ठीक है। उसके बाद में अभी हम नेक्स्ट में जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये रेसिडेंस सिलेक्ट करना है। रेसिडेंस में रेसिडेंट करेंगे और यहाँ पर फर्स्ट वाला 182 डेज से ज़्यादा। ठीक है। फिर यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। और यहाँ पर भी नो सिलेक्ट कर लेना है। ये नॉर्मली सबका सेम रहता है, कभी किसी का केस अलग है तो आप देख लीजिएगा, उस हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है। अभी ये ऑडिट वाला केस है। अभी हम बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए यस करना है। बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करना ही बेस्ट रहता है। ठीक है। बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं तो फिर आगे जाके और प्रॉब्लम रहता है। ये एक छोटी सी बैलेंस शीट रहती है, वो हम आपको दिखाइए, तो उस हिसाब से करके यस करके आगे बढ़ेंगे। अभी ये 44A ऑप्ट करने का बोल रहा है, इसको नो में सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद ये ऑडिट का पोर्शन है। ऑडिट का पोर्शन अगर आपका 1 करोड़ से कम है और अगर रिसीव किया है तो ठीक है, नहीं तो ये नॉर्मली F&O का 1 करोड़ से अंदर रहता है और 10 करोड़ के बीच में रहता है, और आपका सभी ऑनलाइन स्टेटमेंट रहता है। तो इसको नो सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है। ये सभी में नो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर भी नो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। नो सिलेक्ट करके इसको सेव कर लेंगे। सेव करके आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद में बैंक डिटेल अगर है तो है, नहीं तो ऐड करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। नॉर्मली रहता ही है अगर आप दूसरी बार भर रहे हैं। ठीक है। ये हमारा जनरल पार्ट क्लियर हो गया। अभी ये नेचर ऑफ बिजनेस, इसके अंदर आपका बिजनेस किस टाइप का वो दिखाएंगे। हमारा F&O का बिजनेस है, इसलिए नेचर ऑफ बिजनेस सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऐड डिटेल सिलेक्ट करेंगे। ऐड डिटेल के अंदर हम यहाँ पर डालेंगे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, ये नंबर नोट कर लीजिए 13011। ठीक है। ये सही रहता है, दूसरे भी रहते हैं लेकिन ये सही रहता है। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है और फिर यहाँ पर आप F&O का ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे F&O ट्रेडिंग। तो क्या ना हम आप किसी को भी पता चल जाएगा कि आपका बिजनेस क्या है। ठीक है। यहाँ डिस्क्रिप्शन रहता है। ठीक है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल के इतना क्लियर कर देना। ये क्या है, सिर्फ मेंशन करता है कि आपका क्या बिजनेस है। अलग और भी है तो यहाँ पर और ऐड करके कर सकते हैं। फिर उसको कंफर्म कर लेना है। जैसे ही कंफर्म करेंगे तो ये वाला पोर्शन क्लियर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट आ जाएगा बैलेंस शीट। हमने जो बैलेंस शीट बना था वो यहाँ पर फिल करना है। यहाँ है सोर्स फंड, हमारा जो इनकम कैपिटल है वो डालना है, और यहाँ एप्लीकेशन फंड हमने कहाँ यूज़ किया है वो डालना है। ठीक है। तो हम सोर्स फंड में जाते हैं। यहाँ प्रॉपर्टाइज कैपिटल फंड, यहाँ पर हम अपना पूरा कैपिटल डाल सकते हैं, या तो फिर इसको 2 पार्ट में भी कर सकते हैं। हमारा जो बैंक में और उसमें जो ट्रेडिंग अकाउंट में जो रहता है कॉमन, वो यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर हमने बैंक और ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस था और जो अमाउंट ऐड किया था वो डाल दिए। उसके बाद उसको अब आ गए नेक्स्ट में लोन फंड, मतलब हमने किसी से लोन लिया है वो सब रहेगा। अगर हमने बैंक से लिया है तो यहाँ पर डालेंगे, हमने किसी और से लिया है पैसा और तो यहाँ पर डाल देंगे। तो हम यहाँ पर डाल के दिखा देते हैं कि हमने जो पैसा लिया था वो यहाँ पर डाल देंगे। इस तरह से डाल देना है। ठीक है। यहाँ पर हम ये अमाउंट डाल देंगे और उसके बाद ये हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये अमाउंट और ये अमाउंट मैच कर लेना है। ठीक है। ये अमाउंट सेम होना चाहिए। इसके बाद ऐड कर लेंगे तो हमारा बैलेंस शीट वाला पोर्शन
क्लियर हो गया। ठीक है, अभी बारी आ जाती है एप्लीकेशन फंड की। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहाँ पर यूज़ किया है उसकी बारी आती है। ठीक है, तो अभी हम ये एप्लीकेशन फंड के अंदर जाते हैं, आपको दिखाते हैं वो कैसे कैसे बैलेंस शीट में अमाउंट लेना है और डालना है। ठीक है, यहाँ पर ऐड डिटेल कर लेना है। ऐड डिटेल करते ही यहाँ पर एक खुल जाएगा फिक्स एसेट। अगर फिक्स एसेट में अगर आपका कुछ है तो यहाँ पर ये डाल देना है, हमारा कुछ नहीं है तो छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर आपने डेप्रिसिएशन वैल्यू दिखाना है तो सब यहाँ पर डालना पड़ता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन मतलब आपने ट्रेडिंग के लिए लैपटॉप लिया, मोबाइल लिया, वो सब का जो डेप्रिसिएशन वैल्यू रहेगा, टाइम उसका वैल्यू कम रहता है, वो सब यहाँ डालता जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पर ये डाल देंगे। ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे। हमारा तो इसमें कुछ है नहीं है, तो अभी आ जाए करंट एसेट एंड एडवांस। ठीक है, इसमें जाएंगे। इसके अंदर हम यहाँ पर देखते हैं ये पूरा सब अलग अलग कॉलम दिया जाता है, आपको आपके हिसाब से लगा लेना है। ठीक है, ये सैलरी डेबिटर्स मतलब ट्रेडिंग के लास्ट डे के टाइम पे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी पैसा पड़ा है वो यहाँ पर हम डाल देंगे, तो एक अमाउंट काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर डाल देना है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में जो लास्ट ट्रेडिंग डे के बाद में जो अमाउंट पड़ा रहता है वो यहाँ पर डाल देंगे। और ये कैश इन हैंड मतलब मार्च एंडिंग में आपका बैंक में जो अमाउंट पड़ा है वो यहाँ पर डाल देना है। ये दोनों मिलके हो जाना चाहिए। बाकी अगर कुछ बच रहा है, डिफरेंस बच रहा है, तो आपको बैलेंस इन हैंड में, कैश इन हैंड में दिखा के आप इसको क्लोज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 चीज़ में ही डाला है। ठीक है, तो यहाँ पर डाल के हमारा अमाउंट मैच हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया। आप भी इसी तरफ से कर लीजिए, और कुछ भी बच रहा है तो आप इसमें देखकर डाल सकते हैं। ठीक है, और इसको ऐड करके कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए ये अमाउंट मैच हो जाएगा दोनों। ठीक है, 69221 और 69221 ये दोनों अमाउंट मैच होना चाहिए, तभी आगे प्रोसेस हो पाएगा। इतना सिंपल है। बैलेंस शीट इसको क्लियर करके ये करेंगे तो आगे प्रोसेस कर पाएंगे। इस तरह से बैलेंस शीट कंप्लीट कर लेना है। बैलेंस शीट के बाद नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ये जो किसी का कंपनी रहता है उसके लिए रहता है, ट्रेडिंग वालों के लिए नहीं है। तो इसको सीधा सीधा ओके करके कंफर्म कर लेना है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये भी वो धंधे वालों के लिए। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। फिर ये ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब ये नहीं कि आपका ट्रेडिंग वेडिंग जो है वो डालना है। ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे का ही डालना है। अगर आपका इंट्राडे कुछ है तो ये 12 नंबर के सेक्शन में डालना है। हमारा इंट्राडे का है इसलिए हम यहाँ डाल रहे हैं। यहाँ टर्नओवर, इंट्राडे का जो टर्नओवर होगा, पर्टिकुलर इंट्राडे स्पेकुलेटिव बिजनेस रहता है उसका टर्नओवर यहाँ पर डालते हैं, और उसका जो इनकम और लॉस रहता है, प्रॉफिट और लॉस जो रहेगा वो नीचे मत डालेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे का ही डालना है। ठीक है, अगर लॉस है तो माइनस डालना है। हमने यहाँ पर माइनस डाला है, इस तरह से माइनस डाल के फिर इसको कंफर्म कर लेना। तो ये वाला सीट, ट्रेडिंग वाला सीट भी क्लियर हो जाएगा। अभी मोस्टली आपका पार्ट क्लियर हो चुका है। अभी नेक्स्ट में बारी आती है पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ठीक है, तो पीएनएल को पार्ट खोल लेना है। यहाँ क्रेडिट टू पोस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा अमाउंट आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर लॉस दिखाना है, मतलब हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो यहाँ पर दिखाएंगे और जो लॉस हुआ नीचे दिखाएंगे। प्रॉफिट का हम दिखा देते हैं। देखो हमने जो इंट्राडे का लॉस डाला था वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे जाएंगे। देखिए नीचे जाना है और यहाँ पर दिखा देंगे F&A का प्रॉफिट, मतलब F&A का हमारा जो प्रॉफिट हुआ था 327 रुपये, वो यहाँ पर डालना है। प्रॉफिट हुआ है तो डालना है, नहीं हुआ है तो नहीं डालना है। ठीक है, इस तरह से इसको क्लियर करके यहाँ पर डाल देना है और इसको सेव कर लेना है। यहाँ पर अलग से ऐड करके डालना है। ठीक है, यहाँ पर 327 हमारा था तो इसको हमने डाला है और सेव कर दिया। जैसे सेव कर लेंगे तो यह ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आता है लॉस, मतलब आपको जो भी लॉस हुआ है वो लॉस यहाँ पर डालना है। ठीक है, यहाँ पर एडिट कर लेंगे, एडिट करके यहाँ पर नीचे जाना है। यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं करना है, यहाँ नीचे जाना है। यहाँ देखिए यहाँ पर ये नीचे जाओगे तो यहाँ कंटिन्यू आ जाएगा, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू क्लिक करके फिर और नीचे जाएंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा अदर एक्सपेंस। इसी सेक्शन में आपको सब कुछ डालना है। यहाँ पर ये ऐड करके आपको देखो F&O का जो भी कोई लॉस हुआ है तो यहाँ पर डालेंगे, जितना भी लॉस हुआ आप यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर पॉजिटिव अमाउंट ही डालना है, नेगेटिव नहीं डालना है। ठीक है, यहाँ पर आप ये डाल देंगे क्योंकि ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है। यहाँ पर नेगेटिव लेंगे तो करेंगे तो लेगा भी नहीं। ठीक है, हमारे यहाँ लॉस नहीं हुआ था, सिर्फ एक्सपेंस हुआ था, तो ये एक्सपेंस हम यहाँ पर डाल देते हैं। हमें प्रॉफिट हुआ था इसलिए प्रॉफिट हुआ था, और एक्सपेंस तो लॉस में ही है तो एक्सपेंस वहाँ डाल के फिर यहाँ सेव कर देंगे। तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है। आपको आपके हिसाब से डालना है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में डालना है, लॉस है तो लॉस में डालना है। इस तरह से डाल देंगे तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। ये सिंपल सा पीएनएल शीट है, पीएनएल शीट में देखकर यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टोटल हमारा 2800 आ जा रहा है माइनस। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हो जाता है। इसको सिंपली कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट में आता है, ये पूरा क्लियर कर लेंगे फिर इसको सेव कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट में आता है, इसके नेक्स्ट के बाद का तो सिंपल ओके करते ही जाना है। OI, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें सिर्फ सिंपली ओके कर देना है। ये पूरा सीट देख लेना है।
इसमें जनरली कुछ करना नहीं रहता है F&O ट्रेडिंग वालों के लिए, ठीक है। तो उसको कंफर्म करके फिर आगे जाएंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा सीट आ रहा है देख लेते हैं। ये शेड्यूल BP, ठीक है। ये प्रोफेशनल बिजनेस जो रहेगा उसके लिए हमारा सिंपल रहता है, तो इसमें भी हमें भी कुछ नहीं करना है। इसमें देखो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके रहा है बिजनेस प्रोफेशंस ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस, ठीक है। इसका ये यहाँ 202 का प्रॉफिट दिखा रहा है। ये इस तरह से है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट रहता है। इसमें ज़्यादा हमें कुछ छेड़खानी करनी नहीं है कि हमने जहाँ पर डालना था वो चीज़ हमने डाल दिया है। ये सब चीज़ें देखो, स्पेकुलेटिव बिजनेस का जो लॉस था वो आ गया है यहाँ पर, इसको कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट में क्या आता है देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में आता है, ये देख लेते हैं। इसके बाद में ये जो शेड्यूल है इसको कुछ नहीं करना है, इसमें भी सिंपली ओके करके जाने देना है, ठीक है। इसको हम कंफर्म कर लेंगे। ये कंफर्म हो गया। अभी नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट में ये वाला शेड्यूल है डेप्रिसिएशन वाला। डेप्रिसिएशन में भी हमने कुछ नहीं दिखा, इसलिए हम इसको भी ओके करके ही जान लेंगे। अगर आपका कुछ है तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो फिर इसको कंफर्म कर लेना है। इस तरह से कंफर्म कर लेंगे। और नेक्स्ट में इसके बाद में आ रहा है ये शेड्यूल भी, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी ओके करके जाने देना है कंफर्म। मोस्टली जो 2 शेड्यूल था P&L और बैलेंस शीट वो हमने क्लियर करके आपको दिखा दिया है। अभी नेक्स्ट में आ रहा है शेड्यूल कैपिटल गेन। हमने ये पुराने वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा इसमें दिखा देते हैं। यहाँ पर जो रहता है, यहाँ पर आपका शॉर्ट टर्म का गेन है या शॉर्ट टर्म SIP का जो गेन है वो यहाँ डालना है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म SIP का गेन इक्विटी वाला, ठीक है, 12A में इक्विटी वाला, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पोर्शन है नीचे, ये जो आ रहा है, यहाँ पर आपका डेट इक्विटी फंड है, SIP का डेट इक्विटी फंड है, वो यहाँ पर डालना है, ठीक है। इसको ऐसे करके आप प्रोसेस कर लेंगे। हमारे यहाँ सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो हम आपको ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर डाल के दिखा देते हैं। तो हम आगे प्रोसेस करके दिखाते हैं। हमारा यहाँ सिर्फ लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन है, इसलिए हम यहाँ लॉन्ग टर्म का ही दिखाते हैं। अगर देखते हैं, अगर बाद में हम आपको दिखा देंगे। ये देखिए यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म वाला भी कुछ आया नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ लॉन्ग टर्म सिलेक्ट किया था, लॉन्ग टर्म आया था। ये लॉन्ग टर्म के लिए 112A है, ठीक है। यहाँ पर ऐड डिटेल करना है। ऐड डिटेल करते ही यहाँ ये पोर्शन खुल जाएगा, व्यू शेड्यूल 112A। हमारा पुराना वीडियो में ये पूरा डिटेल में दिया है, यहाँ हम शॉर्ट में आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, एक 2018 से पहले वाला है और 2018 के बाद वाला है। हमारा 2018 के बाद वाला है, तो हम ये अगर पहले वाला सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर फुल डिटेल डालना पड़ेगा। हर एक स्क्रिप्ट के लिए अलग अलग डालना पड़ेगा, इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन हमारा बाद वाला है तो हम यही सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर एक कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन का मतलब है आपका जो सेल वैल्यू है उसे यहाँ पर डालना है, ठीक है। उसके बाद रहता है बाय वैल्यू। बाय वैल्यू है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ये जो फुल वैल्यू कंसिडरेशन है वहाँ पर आपको अपना बाय वैल्यू डालना है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो एक्सपेंडिचर, मतलब जो भी कोई एसटीटी चार्ज को छोड़ के जो भी कोई खर्चा हुआ यहाँ डाल देना है, ठीक है। ये डालने के बाद क्लियर करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पर ऐसे ही कैलकुलेशन करके आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना है फुल वैल्यू कंसिडरेशन सही है, कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन सही है, ठीक है। इसको चेक करके फिर आगे जाएंगे तो ये इस तरह से दिखा देगा आपको टोटल जो ये वैल्यू है वो वैल्यू मैच कर लेना है। और ये देखिए लास्ट में आपको दिखा देगा कि आपको कितना प्रॉफिट है या लॉस है, वो यहाँ पर दिखा देगा। वो देखने के बाद इसको कंफर्म कर लेना है। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म का हो गया। इसके अंदर आपको आपका SIP भी है तो SIP का भी डालना है, म्यूचुअल फंड है तो म्यूचुअल फंड का भी डालना है। लॉन्ग टर्म के लिए इसमें से ऐड अनदर करके डाल देना है, ठीक है। अभी हम आपको शॉर्ट टर्म वाला भी दिखाई देते हैं और जो SIP म्यूचुअल फंड का रहता है वो भी दिखाते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, 115AD। और लॉन्ग टर्म के लिए तो हमने आपको दिखा दिया है। और ये म्यूचुअल फंड जो इक्विटी डेट फंड रहता है, इक्विटी छोड़ के डेट फंड रहता है, उसके लिए यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये देखिए जैसे ये सिलेक्ट कर लेंगे तो ये ऐसे प्रोसेस हो जाएगा। प्रोसेस होने के बाद ऐसे खुल जाएगा। हमने डाल दिया था एक बार, तो हम आपको फिर से दिखा देते हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए है। शॉर्ट टर्म के लिए इसमें एडिट में जाएंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। तो ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में हम आपको चेंज करके दिखा देते हैं। मान लो कि हमने ये 5000 डाला है। मान लो कि हमारा म्यूचुअल फंड का शॉर्ट टर्म वाले के अंदर 5000 था वैल्यू, ठीक है। और ये हमारा है बाय वैल्यू। जो बाय वैल्यू है ये 2000, ठीक है। तो हमको ये 3000 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये सेव करेंगे तो यहाँ देखिए ये शॉर्ट टर्म के लिए गेन दिखा देगा 3000, ठीक है। तो इस तरह से ही आप अपना जो शॉर्ट टर्म का स्टॉक्स रहता है स्टॉक्स का भी यहाँ पर डालना है, और म्यूचुअल फंड रहता है म्यूचुअल फंड का भी, दोनों साथ में भी डाल सकते हैं। दोनों अलग अलग करके ऐड करके दिखा देंगे तो वो भी चलेगा।
यहाँ पर म्यूचुअल फंड का जो डेट फंड रहता है, डेट फंड के लिए स्पेशली यहाँ पर एंट्री करनी है। यहाँ ऐड डिटेल करना है। ऐड डिटेल में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जो भी है उसमें टिक करके फिर आगे प्रोसेस कर सकते हैं। हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं, हम आपको सिर्फ दिखा दिए हैं। यहाँ पर कैंसिल करके हम आगे प्रोसेस करते हैं। यहाँ आपका अगर है तो ज़रूर दिखाना है, क्योंकि वो AIS में दिखता है, तो उस हिसाब से आपको देख लेना है। उसके बाद में TLS शेड्यूल है, वो भी उसको कंफर्म कर लेना है, टिक करके, उसमें वो सेम आ जाता है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट में आता है, ये देखिए, ये शेड्यूल ऑफ अदर सोर्सेज, मतलब अदर सोर्स से आपका जो भी कुछ इनकम हुआ है वो सब यहाँ मेंशन करना है। ये आपका AIS में आपको क्लियरली दिख जाएगा। AIS में देखिए हमारा 20 रुपये डिविडेंड का मिला है और बैंक का इंटरेस्ट मिला है 2177। ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली आता है। अगर नहीं आता है तो उसको चेक कर लेना है और AIS से मैच करके फिर यहाँ पर फिल कर लेना है। ठीक है। अगर कोई इनकम है तो उस हिसाब से दिखा देना है, फिर इसको कंफर्म कर लेना है। ये दिखाना है क्योंकि AIS में मेंशन रहता है, ये कभी मत छोड़ना, नहीं तो फिर क्वेरी आ सकता है। ठीक है। AIS में चेक करके फिर इसको कंफर्म करना है। फिर ये है करंट ईयर लॉस एडजस्टमेंट, मतलब आपका इस साल का जो भी कोई लॉस है वो पुराने इस साल में कुछ भी एडजस्ट होगा वो सब यहाँ पर मेंशन होता है। ये पूरा शीट ऑटोमेटिकली रहता है, इसमें हमको कुछ ज़्यादा करना नहीं है। हमने जो डाटा फिल किया है उसके हिसाब से ये ले लेता है। ये देखिए 202 का बिजनेस का प्रॉफिट है और फिर यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यह दिखा देगा पूरा जो रहता है। ये देखिए यहाँ पर 2197 का ये जो है ये 202 का प्रॉफिट है और 197 है। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके ही आ जाता है। इसमें भी हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं, सिर्फ एक बार टैली कर लेना कि सही है या नहीं है। ठीक है। इसमें इस साल का जो लॉसेस है जो अपने आप ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है, इसके लिए ये सीट रहता है। ठीक है। ये लास्ट पुराने सालों का नहीं है, ये इस साल का ही है, इसको कंफर्म कर लेना। ठीक है। करंट ईयर लॉस एडजस्टमेंट। ठीक है। उसके बाद में आता है ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। ठीक है। मतलब हमको अभी जो भी लॉस बचा है उसको कितना कैरी फॉरवर्ड करना है, ब्रॉड फॉरवर्ड करना है। ठीक है। वो सब चीज़ें इसमें आ जाएगी। देखिए यहाँ पर ये हमारा बिजनेस का इनकम दिखा दिया है। यहाँ पर इसने अभी हम आपको दिखा रही है, थोड़ा हैंग हो गया लग रहा है। हाँ ठीक है, अभी ये हो गया है। अभी ये यहाँ पर नीचे जाएंगे, देखिए यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये अदर्स इनकम जो था बैंक का FD और SD वगैरह वो हुआ था। ठीक है। और ये टोटल इनकम अपना इस साल का जो भी कुछ आया है, ये देखिए ये हमारा बिजनेस का इनकम आया था 202 रुपये और वो अदर्स बैंक का इंटरेस्ट वगैरह का आया था। ये टोटल जो इस साल का इनकम आया है वो यहाँ पर आ गया है नीचे। ये देखिए यहाँ पर नीचे आ गया है। ठीक है। टोटल मिला के आ गया। इसको कंप्यूटर सेटअप कर देना तो ये हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट में आ जाएगा, नेक्स्ट में जाएगा कैरी फॉरवर्ड लॉस वाला आ जाएगा। देखिए ये करंट ईयर लॉसेस, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और ये कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, मतलब हमारा इस साल का लॉसेस और पिछले साल का लॉसेस सब इसमें दिख जाएगा। ये वाली सीट में हमारा इस साल का जो भी लॉस बनता है एडजस्टमेंट होने के बाद, इस साल का एडजस्टमेंट होने के बाद वो सब यहाँ पर दिखेगा। देखिए यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन में करंट ईयर का लॉसेस दिखेगा। ये हमारा 302 का करंट ईयर का, और ये जो है हमारा पुराना पिछले सालों का जो लॉसेस रहता है, जो हमको 4 साल और 8 साल ऐसे 2 स्लैब में मिलता है, तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर, और ये नीचे वाली लाइन में जो है ये देखिए ये करंट ईयर का लॉसेस है और ये टोटल कितना लॉस कैरी फॉरवर्ड, ये करंट ईयर का लॉसेस और नीचे आएगा ये टोटल इस साल में टोटल मिला के कितना कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ये। ठीक है। ये सीट अच्छे से देख लेना है। ये जब लॉस होता है तब ये भरेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर यहाँ पर दिख रहा है तो ही आपका एडजस्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसीलिए लॉस होता है तो ये भरना ज़रूरी है। कंप्लीट करके यहाँ पर आ जाएगा। ये एक ही बार दिखाना है, हर बार दिखाने की ज़रूरत नहीं, हर बार ऑटोमेटिक वो आता था। हमको जिस साल का भरे उस साल का दिखाना है। बाकी की ये जो सीट है वो सब नॉर्मल है, इसको कंफर्म कर लेना है। अभी ये नेक्स्ट जो शेड्यूल बचे हैं वो सभी शेड्यूल में कुछ नहीं, कंफर्म करना है, एक बार चेक कर लेना है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस रहता नहीं है, ये सब चीज़ें आती रहती है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा छेड़खानी करनी नहीं है। ये देखिए स्पेशल इनकम वाला, स्पेशल इनकम में हमारा कुछ है नहीं, ये जो था वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आ जाता है। ठीक है। तो इसको भी ऐसे चेक कर लेना है और जाके कंफर्म कर लेंगे तो सही रहता है। इसको कंफर्म कर लेना, नहीं तो क्या प्रोसेस करने में पीछे जाके वो क्वेश्चन पूछता रहता है, तो पीछे जाके प्रॉब्लम रहती है, इसलिए इसको कंफर्म करते ही जाएंगे। ये देखिए ये वाला जो शेड्यूल, बाकी सभी शेड्यूल है इसको एक बार देख लेना है, इसको और कंफर्म कर लेना है। इसी तरह ये बाकी के 2 जो शेड्यूल बचे हैं ये भी हम देख लेते हैं एक बार।
ये TR, ठीक है, टैक्स इन्फॉर्मेशन। ये देखिए इसमें ये जो है इनकम कितना बनना है उस हिसाब से इसमें कितना टैक्स लगेगा वो सब इसमें कैलकुलेट कर रहता है। ये सब ऑटोमेटिक रहता है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इस तरह से देख लेना है ये, और फिर इसको कंफर्म कर लेंगे। इसको कंफर्म कर लेना है। सैलरीड पर्सन है तो उसके लिए थोड़ा बहुत रहता है TDS वगैरह, बाकी जो है इसमें तो कुछ भी नहीं है। हमारा तो लॉस हुआ था, इसके लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो TDS कटने का कोई मैटर बनता नहीं है, ठीक है। ये फाइनल सीट आ गया है, इसमें देख लेना। ये इस तरह से ओके करके प्रिंट प्रीव्यू ये नो होना चाहिए। इसके बाद ये प्रिंट प्रीव्यू रिटर्न कर देना है, ठीक है। प्रीव्यू रिटर्न कर देंगे तो फिर यहाँ पर ये आपका नाम आ जाएगा और इसको टिक करना है, इसमें सेव करके फिर आगे जाना है। और यहाँ पर आपको ना अपना एड्रेस डाल देना है, प्लेस ऑफ एड्रेस डाल देंगे तो फिर इसको कंफर्म कर लेना है। प्रिंट प्रोसेस टू प्रीव्यू कर देना है, ठीक। जैसे प्रोसेस टू प्रीव्यू करेंगे तो आपका पूरा जो सीट भर गया है, पूरा ITR रिटर्न फाइल हुआ है, उसका जो सिलेक्शन हमने किया है, जो अमाउंट डाला है वो पूरा का पूरा सीट आ जाएगा। इसको प्रोसेस टू वैलिडेशन कर देना है। प्रोसेस टू वैलिडेशन कर देंगे तो यहाँ देखिए हमारा वैलिड सक्सेसफुल, इसमें कोई भी एरर नहीं है। इसमें प्रोसेस टू वेरिफिकेशन में जाना है और फिर प्रोसेस टू वेरिफिकेशन में करके फिर यहाँ पर दिखा देगा E-वेरीफाई नाउ। यहाँ पर क्लिक करके आप आधार कार्ड से अपना ITR को वेरीफाई कर सकते हैं। ये प्रोसेस सिंपल है, ये आपको बताइएगा। आधार कार्ड से वेरीफाई कर लो, या तो अपने बैंक डिटेल से वेरीफाई कर लो, या तो आपके डीमेट अकाउंट से वेरीफाई कर लो, लेकिन इसको 30 दिन के अंदर वेरीफाई कर लेना है। ओके, कंटिन्यू करें। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।